हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जहाँ केमिस्ट्री बनती है इजी और इंटरेस्टिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी सिर्फ एक वीडियो में और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस चीज़ को देख सकते हैं वो बनी कैसे है? जैसे कि आपका मोबाइल, पानी, हवा, खाना सब एक ही चीज़ से बनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो चलिए आज समझते हैं कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर पूरी दुनिया बनाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एटम होता क्या है। तो एटम के बारे में क्या कहा गया है कि एटम एक क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बट रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी। पर अपनी सारी, अगर एक छोटा सा भी पार्टिकल रहेगा तो भी उसमें क्या होंगी, उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, इस गोल्ड के पूरे 1 ग्राम गोल्ड को देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो क्या बने हुए हैं, इसके छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम किसी भी एक पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, हमारे एटम कहलाते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मैनी केसेस बट रिटेन्स ऑल इट्स प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या है, एटम्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एटम्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट इवन सी देम अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा माइक्रोस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं जिसकी पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है, तो उसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, एटम को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने ऐसा कहा था कि एटम क्या होते हैं, इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं और हर एलिमेंट के एटम एक जैसे ही होते हैं। यानी इंडेस्ट्रक्टेबल मतलब कि हम उसे क्या, हम उसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि ये एक, इसका अगर हम क्या लें, एक पार्टिकल लें तो इस पार्टिकल को भी हम बहुत ज़्यादा तोड़ नहीं पाएंगे। जितना भी ज़्यादा तोड़ेंगे उसके हमें इस तरीके के और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस पार्टिकल को भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर बाय अदर मेथड्स। ये क्लास 9th का पार्ट नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन ये सब क्या है, इन सबको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक आयरन नेल बनी हुई है, एक कील बनी हुई है, पर इस कील के हम हर एक पार्टिकल्स को देखेंगे तो हर पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होगा, तो आयरन प्रेजेंट होगा। और किसी भी एटम का रेडियस क्या होता है, वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹मीटर। अगर हम एक आयरन नील की बात करते हैं तो उसमें कितने एटम्स कंटेन करता है, वो 10⁻23। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको याद कर सकते हो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि ये क्या है। कुछ एटम्स के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, रेडियस दिए हुए हैं, जैसे 10⁻⁻10, 9, -8, -4, -3, -2, ये सब। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इंटरैक्शन ऑफ एटम। इंटरैक्शन ऑफ एटम मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा केमिस्ट्री की दुनिया के 2 बड़े रूल चलते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है, यानी जब हम अपनी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एंड कभी भी हम रिएक्शन करते हैं लैब के अंदर तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्या होता है, ना तो इसमें एयर आ सकती है ना यहाँ से एयर बाहर निकल सकती है। यानी जितना हमने इसके अंदर अपना कंपोनेंट डाल दिया है वो सब क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। एंड फिर अगर हमने इसका वेट किया तो इतना आया, एंड प्रोडक्ट बनने के बाद जब हमने इसका वेट किया तो भी इसका वेट क्या आया, सेम आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी रिएक्शन से पहले का मास है एंड रिएक्शन होने के बाद यानी प्रोडक्ट बनने के मास बाद का मास, दोनों मास का वजन क्या है, बराबर है। और इस लॉ को किसने दिया है, एंटनी एल लेवोइशर ने। इसे हम एक एक्टिविटी के समझते हैं जो कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी दे रखी है। इसमें हमने क्या लिया है, एक फ्लास्क लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसको ऊपर से क्लोज कर दिया एंड यहाँ से थ्रेड से क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब लेके क्या किया है, अपना इसमें एक सोल्यूशन डाल दिया है। ये सोल्यूशन एक्स है और यहाँ पे एक और सोल्यूशन पड़ा है जो हमारा सोल्यूशन वाई है। एंड इस फ्लास्क को हम क्या करते हैं, एक बार इसका वजन करते हैं रिएक्शन से पहले, यानी बिफोर रिएक्शन। जब हमने बिफोर रिएक्शन इसका वजन किया तो इसका वजन आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 22 ग्राम आया होगा, ठीक है। एंड बाद में हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से इस थ्रेड को पकड़ के क्या किया, हिलाया। हिलाने से क्या हुआ, अपने इसको क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कराया यानी झुकाया। झुकाने से क्या हुआ कि इसमें का कंटेंट इसमें मिक्स हो गया और इसमें का इसमें मिक्स हो गया। तो जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन गया और तब हमने वे किया, तभी भी हमें क्या मिला, 22 ग्राम ही मिला। वेइंग मशीन पे इसका वेट क्या आया, 22 ग्राम ही आया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, वेट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू वेट आफ्टर मिक्सिंग। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यहाँ पे बताया गया कि एक सोल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, बैरियम क्लोराइड ले सकते हैं, लेड नाइट्राइड ले सकते हैं, एंड वाई पे हम क्या ले सकते हैं, एंड वाई पे हम क्या ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट लॉ को देखते हैं जो क्या है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपाउंड एंड द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। इस लॉ को किसने दिया है, प्राउस्ट ने, ठीक है। इस लॉ को किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट का क्या कहना है, जैसे कि ये एक बॉटल है, इस बॉटल में क्या है, यहाँ पे 1 लीटर पानी भरा हुआ है। अगर हम इसका एक बूंद भी देखें, अगर एक ड्रॉप देखें एंड इसको हम हाफ ग्लास में निकाल लें, तो हम दोनों के पानी को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में क्या है, जो H2O है, इसका जो क्या है प्रपोर्शन है, वो हमेशा हर जगह क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे अगर ये क्या कह रहा है, हमने क्या ले रखा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर ले रखा है, वो प्योर वाटर, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, 4 ग्राम है, एंड 32 ग्राम किसका है, तो ऑक्सीजन का है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 4:3, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा, 4:3, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 4:3, एंड ये 4:3 नहीं, सॉरी 32, 4 रेशियो क्या हो जाता है हमारा, 32 दिया हुआ है कि ये हाइड्रोजन का है और ये किसका है, तो ऑक्सीजन का है। तो ये क्या हो जाता है, 4:32। इसको हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:8। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास 18 ग्राम ऑफ प्योर वाटर है तो क्या है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ग्राम किसके हैं, तो ऑक्सीजन का है, ठीक है। अगर इसका रेशियो देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2:16, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:8।
अगर हम क्या देखते हैं 9 kg ऑफ प्योर वाटर को देखते हैं तो इसमें क्या होता है 1 kg क्या है हमारा हाइड्रोजन है एंड 8 kg क्या है हमारा ऑक्सीजन है। तो इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो कितना आता है 1:1:8 आता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि वाटर का हम कितना भी अमाउंट ले लें, कितना भी वॉल्यूम में वाटर ले लें, पर हमेशा जो उसका रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अब वो चाहे हम सी वाटर ले लें या फिर हम आरओ का ले लें या फिर हम इंडिया का पानी ले लें या हम किसी फॉरेन कंट्री का पानी जाके ख़रीद लें, हर जगह के पानी का रेशियो क्या आएगा 1:8 आएगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन दिया कि प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। दिस में बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर वाटर, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर। पानी कहीं का भी हो, रेशियो हमेशा क्या आएगा तो सेम आएगा। ना हम मूव करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे, यानी जिसने हमें ये बताया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स को जिसने अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें बताई है कि एटम कैसा होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में जानते हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने क्या क्या कहा है। तो डाल्टन्स ने कुछ थ्योरी दी, उसमें क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स, इनको हम क्या कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स, और जिसको उन्होंने क्या कहा तो एटम कहा। मैटर मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो वो मास हो, जिसके पास क्या हो वॉल्यूम हो, या फिर वो क्या करे ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिनके पास क्या हो मास हो, वॉल्यूम हो, और वो क्या करें स्पेस ऑक्यूपाई करें, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी मैटर होती हैं। तो मैटर किससे बना होता है तो एटम से मिलके बना होता है। एटम्स आर इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम क्या होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, यानी इनडिविजिबल होते हैं यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, साथ ही साथ इनविजिबल होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टेबल यानी उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट डाल्टन्स ने क्या बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, चाहे वो इस वाले हाइड्रोजन का एटम ले लूँ या इस वाले का ले लूँ, दोनों का क्या होगा जो एलिमेंट्स होंगे उनके वो बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। दूसरे हर एक एलिमेंट्स का लाइक हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, कार्बन का एटम अलग होगा, सोडियम का एटम अलग होगा, मैग्नीशियम का एटम अलग होगा। सारे एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे कि अभी हमने देखा H2O। H2O क्या है एक क्या है मॉलिक्यूल है, एंड ये क्या बना है डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बना है, एंड क्या कर रहा है एक होल नंबर में कंबाइन कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:8। यानी हमेशा होल नंबर में, कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेगा, कभी भी डेसिमल में कंबाइन नहीं करेगा, हमेशा किस में करेगा तो होल नंबर में कंबाइन करेगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। क्या कह रहा है जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे देखो वाटर के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है H2+O, तो हमें क्या मिलता है H2O। ठीक है, तो क्या कह रहा है एटम्स का क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट हो जाता है कुछ। अब क्या है डाल्टन की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आए जिन्हें हम क्या कह सकते हैं ड्रॉबैक्स, यानी कुछ चीज़ों को डाल्टन्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल। डाल्टन ने ऐसा कहा था कि एटम इनडिविजिबल होते हैं, बट जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हम एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे भी क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जिन्हें मैंने ऊपर बताया था कि इन्हें हम क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साथ ही साथ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफर। सेम एलिमेंट के एटम भी क्या कर सकते हैं डिफर कर सकते हैं, जिनके बारे में हम क्या जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ
फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो क्लास 9th और 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं और उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं मॉलिक्यूल्स की दुनिया में कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो मॉलिक्यूल्स को अगर हम आसान भाषा में समझें तो क्या होता है, जब दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं और एक तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल और क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O। यानी H2 क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब जब कोई भी मॉलिक्यूल एक ही तरीके के एटम से बना हो, यानी ये हमारा एटम है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम हो, एक ये एटम है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम का एटम हो, एक ये एटम है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के एटम प्रेजेंट हो। इस तरीके के हम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स कहते हैं, यानी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जिसका एग्जांपल है H2, O2, N2, P4 एंड S8। सेकेंड क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, जब क्या होते हैं, अलग अलग एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2O, CO2, NH3, CH4, C2H5, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं और इसमें अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। यानी एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे इट टेल्स हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए कोई भी एटम किस तरीके से बॉन्डेड है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। वाई डू एलिमेंट्स नीड डिफरेंट एटॉमिसिटी, डिफरेंट एटॉमिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एलिमेंट्स तो अकेले रह सकते हैं, बट जो कुछ होते हैं अनस्टेबल होते हैं, जो क्या होते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मोनोअटॉमिक मतलब जैसे हमारा क्या है, आर्गन है। ठीक है, आर्गन क्या करता है, हमारा आर्गन अकेले रह सकता है। बहुत सारे एलिमेंट है जो अकेले रह सकते हैं, पर बहुत सारे एलिमेंट जो अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप्स में देखेंगे तो हम क्या होता है, जैसे देखो मोनो अटोमिक एलिमेंट, जैसे हो गया हमारा हीलियम, नियॉन। डायटोमिक एलिमेंट जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स मतलब जैसे इसमें क्या हो गया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो टेट्रा एटॉमिक है, तो ये क्या है हमारा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 1, 2, 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेट्रा एटॉमिक। अब 4 या 4 से ज़्यादा जिसमें भी पाए जाते हैं उन सब कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन है। मोनोटॉमिक यानी जिस भी एटम मॉलिक्यूल में क्या हो, ओनली एक तरीके के एलिमेंट हो, यानी जितनी भी हमारी नोबल गैसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा डायटोमिक, जिसमें मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 2 एटम्स, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, H2O2, N2, Cl2। ट्राइएटॉमिक में मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स, O3। O3 मीन्स कि ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, O+O+O, 3 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। एंड CO2 का मतलब क्या है, एक C है और 2 क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा CO2। टेट्राटॉमिक मतलब जिसमें 4 एटम्स होते हैं, पॉलीएटॉमिक में जिसमें
4 से ज़्यादा, यानी 5 6 7 8 9 10, जिसका एग्जांपल है हमारे पास S8 सल्फर। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो क्लास 9th में यूज़फुल हैं, उन सब की क्या दी हुई है, एटॉमिसिटी दी हुई है। तो आप इन सबको भी क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयंस। ठीक है, आयंस से आप क्या समझते हो? तो आयंस क्या होते हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे अपनी बुक में आप लोगों ने बहुत सारे टेबल देखी होगी जिन पे क्या होंगे, चार्ज लगे होंगे। जैसे O2 पे क्या लगा होगा, माइनस का चार्ज लगा होगा। ठीक है, Na पे क्या लगा होगा, प्लस का। Mg पे क्या लगा होगा, 2 प्लस का। Al पे लगा होगा हमारा प्लस। ठीक है, इस तरीके से होगा SO4 2 माइनस, S2 माइनस। इस तरीके के जितने भी क्या हैं, इस तरीके की चार्ज स्पीशीज़ या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स जब भी क्या करते हैं, गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। देखो समझो, जब भी क्या है, ये हमारा Na है। ठीक है, Na के अंदर क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो मान लो अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, पर अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाएगा, तो अब 4 में से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ये हमारा Na था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया, यानी माइनस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने थे? 4 प्रोटॉन पहले थे। प्रोटॉन सेम है तो प्रोटॉन क्या होंगे, अभी भी होंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस साइन से शो करते हैं कि उसके पास वो चीज़ कौन सी ज़्यादा है। तो प्रोटॉन मतलब ही क्या होता है, प्लस चार्ज। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। एंड सेम है फॉर नेगेटिव के लिए। जैसे क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है, तो क्लोरीन क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है, यानी उधारी ले लेता है, उधारी कर लेता है। तो इसके ऊपर तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपके लिए सिंपल पॉइंट में लिखा गया है कि जब भी क्या करेगा, जब भी कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो लूज़ करेगा तो उसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटायन। यानी जब भी क्या आता है, द स्पीशीज़ कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन। और जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो किसी से जब उधार ले लेता है, तो मान लो तो आपके पास क्या है, 2 रुपये आपने पहले किसी से उधारी कर लिए और किसी ने 100 रुपये और दे दिया, तो अब टोटल आपके ऊपर 102 रुपये की उधारी हो गई है। तो सेम चीज़ उसी तरीके से हमारी किसकी है, अनायंस की। यानी जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा, तो हम उसे क्या दिखाते हैं, माइनस। और जो प्लस में रहता है मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा है, और जिसके ऊपर माइनस लग जाता है यानी वो ज़्यादा उधार, उसने ज़्यादा उधारी कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, तो जैसे देखो यहाँ पे समझो, ये क्या है, हमारा सोडियम है और ये हमारा क्लोरीन है। जब भी क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, दो एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपस में क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है कि इसके पास क्या, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसके पास क्या है, एक नेगेटिव। इसको क्या चाहिए, ये कह रहा है मेरे से पॉजिटिव ले लो, और ये क्या करता है, जब इससे एक पॉजिटिव ले लेता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है ये, NaCl। कैसे बनाता है ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारी कहती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। यानी किसी भी एटम के बारे में बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितना लूज़ कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, और वैलेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सब अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सब अपने, जैसे देखो इनके पास क्या होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, शेल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक एक शेल में क्या होते हैं, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। 2 होंगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, 8 होंगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। तो 4 होगा तो खुश नहीं रहेगा, सोचेगा 2 मुझे और मिल जाए। ठीक है, 2 क्या, सॉरी, 4 रहेगा तो सोचेगा मुझे 4 कोई और दे दे। अगर इसके पास 6 रहेगा,
इस वाली शेल में, तो सोचिएगा मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे, तो मेरे पास भी क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। यानी तुम अपना एक तुम अपना तुम मेरे से एक ले लो और मुझे भी अपना एक दे दो, और शेयर करके दोनों क्या बना लेते हैं, दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा केमिकल फार्मूला है। ठीक है, केमिकल फार्मूला हमें लिखना है जिसके कुछ रूल्स हैं, जैसे राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। हमें सिंबल्स लिखने आने चाहिए, जैसे ये हाइड्रोजन का हो गया, ये क्लोरीन का हो गया, ये सोडियम का हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा सिंबल्स हैं। उसके बाद उनकी वैलेंसीज उनके नीचे लिखनी है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, 3 एग्जाम्पल। जैसे हमसे बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के हमने सिंबल लिखा, फिर क्लोरीन का सिंबल लिखा, और जो सिंबल लिखेंगे उसी के नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, और क्लोरीन भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक, तो जब 1 1 रहता है तो हम 1 नीचे 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, HCl। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी। दोनों की वैलेंसी इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये क्लोरीन की वैलेंसी को हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्लोरीन ले लेगा। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इफ़ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ प्रेजेंट, यानी मेटल भी प्रेजेंट हो और नॉन मेटल भी प्रेजेंट हो, तब हम मेटल का नाम पहले लिखते हैं और नॉन मेटल का नाम बाद में लिखते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या है हमारा, कैल्शियम इज़ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है, हमारी 2 होती है। दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हमारा CaO हो जाएगा। नेक्स्ट आओ तो समझते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, यानी मास ऑफ 1 एटम। अगर हम एक एटम की मास, जैसे ऊपर हमने क्या देखा, जो पूरा गोल्ड का एक क्या था, ब्रिक था हमारा, उसके अंदर गोल्ड के क्या थे, छोटे छोटे एटम्स थे। अगर हम उसका एक एटम उठा के देखेंगे तो कितना मास होना चाहिए, ये मास हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, अपने लिए एक क्या बनाया, एक रिलेटिव मास रेडी किया। ठीक है, रिलेटिव मास यानी उसके बदले में रख के हम क्या करेंगे, मास को कैलकुलेट करेंगे। जैसे वो होता है ना हमारे पास ऐसे तराजू, है ना, जिसमें क्या होता है, सब्जी सब्जी तौलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइड पे हमने सोचा कि हम क्या रख देंगे, C12 रख देंगे, और दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, अपने दूसरे एलिमेंट्स रख देंगे और उनका मास नापेंगे। एटम इज़ सो स्मॉल दैट इट्स मास इज जनरली नॉट मेजर्ड इन ग्राम। उसके मास को हम ग्राम में नहीं नाप सकते थे, इसलिए अ यूनिट मास वॉज डिफाइंड, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। पहले इसे हम AMU कहते थे, बस अब क्या कहते हैं, U कहते हैं। तो 1 AMU यानी एक अटोमिक मास कितने के बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 मतलब एक कार्बन, जो हमारा कार्बन 6 होता है जिसका एटॉमिक नंबर, उसका मास कितना होता है, 12। तो उस कार्बन को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और रेफरेंस मान के बाकी सारे एटम्स का मास तौलना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। ठीक है, या फिर कोई हमसे कह दे कि आप क्या कैलकुलेट करो, मोलर मास। ये तीनों बात कोई भी कह दे, हमें कैलकुलेट बस एक ही चीज़ करनी है, क्या, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स दिए हुए हैं, उन सब के एटम के मास को क्या कर देना है, जोड़ देना है, एंड जितने उनके नंबर दिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है H2O, तो हाइड्रोजन के कितना मॉलिक्यूल है इसमें, 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम है,
सॉरी, हाइड्रोजन के कितने एटम है तो 2 और ऑक्सीजन का कितना एटम है तो 1। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसमें हम इसको रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे देखो, अगर इसको हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 किया है तो क्या हो गया है 2, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 16, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16U। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है हमारा CO2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U, ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा 16U। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, तो 2 इंटू 16 यानी O2 का मास कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 12 में 32 प्लस कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 44U। ठीक है, ये देखते हैं। तो इसमें देखो क्या हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के कितने एटम है 1, और कैल्शियम का मास यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास 40। ठीक है, यहाँ पे O और H दोनों को देखो ब्रैकेट में लिखा है, एंड इन दोनों का होल ट्वाइस है। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी कितना एटम है 2, और हाइड्रोजन के भी कितने एटम है 2। तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, और इसका क्या हो जाएगा 2, तो 34 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, +32 और +2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 74U। तो यहीं पे ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, केमिकल लॉज क्या क्या हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। और अब अगर कोई बोले केमिस्ट्री टफ है तो उसको बोलो अब तो सब क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जिसे भी ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट में ज़रूर लिखें। एटम्स आर ऑसम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।